हेलो स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे अपक्षय वेदरिंग की। हमारा टॉपिक चल रहा था अपक्षय। वेदरिंग हमने अपक्षय को पढ़ा तो हमने तीन रूपों में इसको देखा है। हमने तीन रूपों में कौन से में देखा? भौतिक अपक्षय, भौतिक अपक्षय। हमने देखा रासायनिक अपक्षय, रासायनिक अपक्षय और जैवीय अपक्षय या प्राणीवर्गीय अपक्षय। हमने इसके बारे में चर्चा की। यहाँ पर हमने इस भौतिक अपक्षय में चार बातें की थी। एक तो की सूर्यातप की, इंसोलेशन की बात की कि सूर्यातप के कारण दिन में जो चट्टानें हैं वो फैलती हैं, रात्रि में सिकुड़ती हैं, जिसके कारण वहाँ पे उस स्थान विशेष पे ही उस चट्टान का टूटना फूटना होता है। उसको हम सूर्यातप के माध्यम से भौतिक अपक्षय या यांत्रिक अपक्षय कहते हैं या कहा जाता है। यहाँ पे दूसरा जो हमने बात की वायुदाब वाली, जो वायु दाब की जो होती है, दबाव वाली, दाब मुक्त जो चट्टानें होती हैं वो अपने स्थान पर टूटती रहती हैं। ऊपर की चट्टान का अपरदित रूप हो जाने के बाद में जब दो चट्टानें ऊपर या नीचे दो चट्टानें स्थित होती हैं हॉरिजॉन्टल रूप में या क्षैतिज रूप में, तो ऊपर की परत जो होती है वो अगर अपरदित हो जाए किसी भी बाह्य प्रक्रम के माध्यम से, बाह्य कारक कोई भी हो सकता है, जिसमें नदी भी हो सकती है, पवन भी हो सकती है, जिसमें हिमनद भी हो सकता है, उसके कारण से अगर वो चट्टान अपरदित हो जाए यानी ऊपर की वो चट्टान कट करके अलग हो जाए तो नीचे वाली जो चट्टान है वो दाब मुक्त हो जाएगी। नीचे की जो भार है उसका वो हल्का हो जाएगा, जिसके कारण वो चट्टान अपने मूल स्थान पे आने की कोशिश करेगी, जिसके कारण उसके अंदर दरारें पड़ जाएगी और अपने स्थान पे बड़े बड़े टुकड़ों में टूट जाएगी। इसमें हमने वायु का पढ़ा। वायु भी अपक्षय में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। अपना जो वायु है ताप के साथ में, ताप और वायु के कारण यहाँ पे जो पवनें चलते हैं, जिसके कारण यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये भौतिक अपक्षय में महत्वपूर्ण अपना हाथ रखता है। एक तुषार जो पाला होता है, तुषार जो ओस आती है वो पाला यानी कि जहाँ बर्फ़ बनती है, तुषार या पाले का मतलब होता है, यानी आप सर्दियों में देखते होंगे पाड़ा पड़ा, ऐसे नाम सुना होगा आपने। तो वो कैसे पड़ा कि सर्दी का टाइम होता है, सुबह सुबह जो पानी होता है, जो ओस होती है वो बर्फ़ के रूप में जमी हुई मिलती है। आप कभी देखते होंगे जो फसलें होती हैं उन फसलों में सुबह आप देखते होंगे तो फसलों के ऊपर बर्फ़ जमी रहती है ज़्यादा सर्दी के कारण, क्योंकि टेम्परेचर वो हिमांक बिंदु से नीचे चला जाता है रात को। तो वो हिमांक बिंदु से नीचे जाने का मतलब जो पानी के जो रूप में जो जल है वो बर्फ़ के रूप में बदल जाती है। तो वहाँ पर आप क्या कहोगे? पाड़ा पड़ा है, ठीक है। तो वो तुषार और पाला के कारण भी हम कह सकते हैं कि चट्टानों की जो दरारें भागे हैं उसके अंदर जल का भर जाना और उसके बाद में रात्रि में उसका बर्फ़ में बदल जाना, जिसके कारण वो चट्टानें फैलती हैं और अपने स्थान पर टूटती फूटती रहती हैं। तो ये अपक्षय की क्रिया है, भौतिक अपक्षय में आता है। फिर आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो रासायनिक अपक्षय। रासायनिक अपक्षय को हम देखें तो हमने इसमें ऑक्सीकरण की बात की। किसकी बात की है? ऑक्सीकरण की बात की है। हमने इसके अंदर कार्बोनीकरण की बात की। कार्बोनीकरण, इसमें जो अगला पॉइंट था अपना वो था जल योजन का था, जल योजन। और इसमें अगला एक पॉइंट है वो है सिलिका का पृथक्करण। किसका? सिलिका का पृथक्करण। तो इन रूप में हम कह सकते हैं कि ये जो रासायनिक अपक्षय है ये भी यहाँ पे चट्टानें जो है उनको तोड़ने में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यहाँ पे तो जो चट्टानें टूटती हैं उनको हम कहते हैं विघटन रूप। क्या कहते हैं इसको? विघटन, यानी विघटित हो जाती है। और यहाँ पे जो अपक्षय होता है इसको हम कहते हैं वियोजन। क्या कहते हैं? वियोजन कहते हैं। इनको ध्यान में रखना आप।
रासायनिक क्रिया के माध्यम से जो चट्टानें अपक्षयित होती हैं उसके अंदर जो क्रिया होती है वो वियोजन की क्रिया होती है, जिसके अंदर हम बात कर लेंगे। यहाँ पे हम अगर आप रासायनिक अपक्षय के बारे में चर्चा करते हैं तो जो वायुमंडल की बात करें, धरातल के ऊपर जो वायुमंडल है उस वायुमंडल के जो निचले भाग हैं, यहाँ पे हम बात करेंगे वायुमंडल होता है, जैसे ये पृथ्वी होती है, पृथ्वी के जो ये वायुमंडल वाला भाग है, इस वायुमंडल में गैस होती है, 3 प्रकार के तत्व होते हैं, ध्यान रखना इस बात को। यहाँ पे 3 तत्व कौन से होते हैं, यहाँ पे गैस होती है, यहाँ पे जलवाष्प होती है, जलवाष्प, यहाँ पे वायव्य कण होते हैं जिसको धूल कण बोलते हो आप, वायव्य कण। इन कणों के, तीनों तत्वों के माध्यम से हम कह सकते हैं कि जो वायुमंडल बना हुआ है, आज का जो वायुमंडल आप देख रहे हो, ये वायुमंडल इन तत्वों के कारण बना हुआ है। ये गैस है, ये तो अपने को दिखाई नहीं देती। जलवाष्प की जो बूंदें होती हैं वो अपने को दिखाई दे सकती है। आप कभी भी अपने जो स्केल होता है, आप जो पारदर्शी स्केल काम में लेते हो, उस पारदर्शी स्केल से आप किसी धूप में या कहीं पर भी आप बाहर उससे देखोगे तो वहाँ से आपको एक इंद्रधनुष की सी पट्टी आपको नीले और लाल रंग में दिखने को मिलेगी। तो वो कैसी है, वो सूर्य की जो विकिरण जो वहाँ पे परावर्तित या प्रकीर्णन होती हैं, वो किरणें वहाँ पे उस जलवाष्प की बूंदों से रिफ्लेक्ट होकर के अपने पास आती हैं। तो वहाँ पे हम कह सकते हैं कि जलवाष्प को भी हम देख सकते हैं। आप किसी जगह जाओगे, वहाँ पे आर्द्रता होगी, जैसे सम जलवायु है, तो वहाँ पे आप देखते होंगे कि नमी महसूस होती है। अपने आप पे देखोगे तो अपने ऐसा लगेगा कि यहाँ पे नमी है, तो वो जलवाष्प के जो कण होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। और वायव्य कण जो होते हैं उनको देखने का तो सबसे सिंपल तरीका है, आप सुबह के समय, ऐसे तो दिखेगा नहीं, सुबह के समय आप अपने रूम में अगर जो रोशनी आ रही है रोशनदान से, उस रोशनदान की रोशनी को आप पढ़ते हुए आप अपने रूम में देखोगे तो वहाँ पे आपको उस रोशनी में लटकते हुए जो लोकेट कण होते हैं, आप मिट्टी के कण देख सकते हो, वहाँ पे लटके हुए आपको बहुत सारे कण नज़र आएंगे। आप सिंपल ऐसे देखोगे तो आपको नज़र नहीं आते वायव्य कण, जबकि आप उस रोशनी में देखोगे तो आपको एक एक कण आपको नज़र आ जाएगा कि वहाँ पे कैसे लटके रहते हैं इस वायुमंडल में वायव्य कण। ठीक है, तो इस प्रकार के जो कण होते हैं इनकी सघनता होती है इस धरातल के पास में। ये जो धरातल होता है, इस धरातल के पास में इन वायव्य कणों की क्या होती है, अधिकता होती है। तो हम कह सकते हैं कि जो गैसें, जलवाष्प और वायव्य कण होते हैं वो ज़्यादातर इस धरातल के पास, यानी वायुमंडल का जो निचला भाग होता है, यानी वायुमंडल का हम क्या कहाँ तक मानते हैं, ये वायुमंडल मानते हैं हम। तो यहाँ पे जैसे क्षोभ मंडल मान लिया, समताप मंडल मान लिया, आयन मध्य मंडल मान लिया, फिर आयन मंडल, फिर आयतन मंडल। तो हम कहते हैं कि ज़्यादातर गैस, जलवाष्प और वायव्य कण हैं, ये 50% इनका जो सघनता है, यानी पूरे वायुमंडल के गैस, जलवाष्प, वायव्य कण हैं, उनका 50% जो भाग है वो यहाँ 5.6 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही होता है। यानी फिर हम बात करें कि 16 किलोमीटर की जो ऊंचाई होती है वहाँ पर इसका 90% भाग होता है, यानी वायव्य कणों का। तो आप देख सकते हो धरातल के पास में ही वायव्य कण, गैस, जलवाष्प जो भी हैं वो सारे के सारे लटके रहते हैं या लोकेट रहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि इस क्षेत्र में जो निचली परत है या वायुमंडल की जो निचला भाग है उसके अंदर हमें जलवाष्प देखने को मिलते हैं, ऑक्सीजन देखने को मिलती है, कार्बन डाइऑक्साइड देखने को मिलती है। तीनों की सघनता कहाँ पर होती है, तीनों की प्रधानता हमें वायुमंडल का जो निचला भाग होता है वहाँ पर देखने को मिलती है। हम कहते हैं गैसें कौन कौन सी है, तो वायुमंडल में सबसे ज़्यादा जो गैस होती है वो नाइट्रोजन होती है, जो कि कितनी होती है, यहाँ पे कह सकते हैं कि नाइट्रोजन की जो मात्रा होती है वायुमंडल में सबसे ज़्यादा होती है, जिसकी मात्रा वायुमंडल में 78.08% होती है। ठीक है, इसके बाद में जो वायुमंडल में गैस सबसे ज़्यादा होती है वो यहाँ पे O2 ऑक्सीजन होती है। ऑक्सीजन की मात्रा भी वायुमंडल में सबसे ज़्यादा होती है, जिसकी अगर मात्रा की बात करें तो 20.95 यहाँ पे परसेंट ले सकते हो। तीसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा जो गैस होती है वो ऑर्गन होती है। कौन सी होती है,
ऑर्गन होती है जिसको AR से प्रदर्शित करते हैं। इसकी मात्रा अगर हम देखें तो यहाँ पर 0.93% इसकी मात्रा होती है वायुमंडल में। इसके बाद चौथी प्रमुख जो गैस होती है वायुमंडल की वो होती है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जिसकी मात्रा अगर देखें 0.036% होती है। तो हम कह सकते हैं कि वायुमंडल में सबसे ज़्यादा जो प्रभावी गैसें होती हैं जिनकी सघनता ज़्यादा होती है, जिसमें हम कह सकते हैं जिसमें नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, ऑर्गन है या CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैसें होती हैं, जिसके कारण हम इस वायुमंडल का निचला भाग है जिसमें हम कहेंगे रासायनिक अपक्षय में सबसे महत्वपूर्ण जो अपना कारक होता है, यानी रासायनिक अपक्षय में एक तो होता है जलवाष्प, एक होती है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और एक होती है ऑक्सीजन। तो इन तीनों की प्रधानता होती है निचले भागों में, जिसके कारण हम कह सकते हैं कि रासायनिक अपक्षय ज़्यादा होता है। यहाँ पे जो भाग हम बात करें तो जब इन तीनों का संयोग हो जाता है, जलवाष्प का, ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का, तो इस संयोग से जल से जो संयोग होता है जल के साथ में, तो ये क्या करते हैं, एक घोलक का काम करते हैं। क्या करते हैं? घोलक का काम करते हैं। और घोलक का काम करने के बाद में ये चट्टानों में वियोजन प्रारंभ कर देते हैं। क्या करेंगे? वियोजन, विघटन होगा। इसका मतलब तो भौतिक अपक्षय हो गया, समझ गए बात। और ये तीनों चीज़ें जलवाष्प, ऑक्सीजन और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ये तीनों मिलकर के क्या करेंगे, जल के साथ मिलकर के घोलक का काम करना स्टार्ट कर देंगे, यानी उस चट्टान को तोड़ना, यानी उसका वियोजन करना प्रारंभ कर देंगे। तो इसके हम कहेंगे कि ये अपक्षय जो होता है, ये वाला रासायनिक अपक्षय, ये केवल पृथ्वी के ऊपर ही नहीं होता है, ये पृथ्वी के अंदर भी होता है। तो हम कह सकते हैं पृथ्वी के अंदर और बाहर दोनों जगह पर ये अपक्षय हम देख सकते हैं, या दोनों जगह पर ये अपक्षय होता है। ज़्यादातर हैं जो चूना पत्थर की जो चट्टानें होते हैं उनमें सर्वाधिक जो प्रभाव होता है रासायनिक अपक्षय का, वो चूना की जो पत्थर की जो चट्टानें होती हैं, जो रंध्रयुक्त चट्टानें होती हैं। चूना पत्थर की जो चट्टानें वो कैसी होती हैं? रंध्रयुक्त चट्टानें होती हैं, जिसमें इसकी जो प्रधानता होती है वो ज़्यादा होती है। ज़्यादातर जो रासायनिक अपक्षय होगा वो उष्ण प्लस आर्द्र जो क्षेत्र होते हैं। कौन से क्षेत्र होते हैं? उष्ण प्लस आर्द्र, यानी वो तापमान वाला क्षेत्र भी होगा और वहाँ पर वर्षा भी ज़्यादा होगी। तो उष्णाद्र जो क्षेत्र होगा वहाँ पर रासायनिक अपक्षय की जो मात्रा होगी वो ज़्यादा होगी, यानी वहाँ की जो चट्टानें हैं वो रासायनिक अपक्षय ज़्यादा वियोजन होंगी, आप कह सकते हो। ठीक है, इसमें सबसे पहला पॉइंट ले रहे हैं हम ऑक्सीकरण का। किसका पॉइंट ले रहे हैं? ऑक्सीकरण का ले रहे हैं। ऑक्सीकरण का मतलब ऑक्सीडेशन जो होता है वो जल और जो आर्द्र वायु है, यानी जो जल है, एक तो जल होगा, एक आर्द्र वायु। आप ध्यान से सुनना, ऑक्सीकरण होता क्या है और कार्बोनीकरण होता क्या है, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा हम पढ़ लेते हैं। यानी जल होता है, एक आर्द्र वायु होती है, एक तो शुष्क वायु होगी, एक आर्द्र होगी। ध्यान देना एक बात, यहाँ पे मानो कोई समुद्री क्षेत्र है, यहाँ पे कोई समुद्री क्षेत्र है और ये कोई महाद्वीपीय क्षेत्र है। यहाँ से कोई पवन चल रही है तो इस पवन को यहाँ पर कोई नमी नहीं मिल रही, यानी यहाँ पे जल की कोई संभावना नहीं है, जिसके कारण इसको नमी नहीं मिल रही। इस पवन को केवल ये चल रही है, तो ये पवन तो होगी शुष्क पवन या शुष्क वायु होगी। जब ये पवन समुद्री क्षेत्र है, यहाँ पानी की मात्रा है, समझ गए बात। तो यहाँ पे ये जो शुष्क पवन है जब पानी के ऊपर से या समुद्र के ऊपर से जब जाएगी, गुजरेगी, तो यहाँ पर इसको यहाँ नमी ग्रहण कर लेगी। इसकी क्या कर लेगी? नमी को सोख लेगी। आप देखते होंगे कई बार उस पवन में, कभी आप गर्मियों में देखते हैं तो लू चलती हैं, वो एक तेज़ गर्म हवा चलती है जिसके कारण आपको चुभती है। एक ठंडी हवा चलेगी वो आपको सुहाएगी, यानी सम जलवायु में वैसी चलती है। तो आप क्या कहोगे कि इसमें नमी की मात्रा है और ये शुष्क वायु है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो रासायनिक ऑक्सीकरण की क्रिया होती है वो जल और जो आर्द्र वायु होगी, जिसमें नमी की मात्रा होगी, जिसमें जलवाष्प की मात्रा होगी, वो ऑक्सीजन के साथ जब मिल जाती है, यानी ऑक्सीजन के साथ मिली हुई होती है, तो लोह युक्त जो चट्टान होते हैं उन चट्टानों में उनका संयोग हो जाता है और वो जो लोह अंश की जो जितने भी जो ऑक्साइड की जो चट्टानें हैं उनको लोह ऑक्साइड यानी जो लोह अंश है उसमें बदल देता है, यानी वहाँ पर उस लोहे पर ऑक्सीकरण की मात्रा हो जाती है। कारण कि जैसे कोई चट्टान है, ध्यान देना इस बात पर, चट्टान में जो धातु के कण होते हैं वो लोहे के कण होते हैं। किसके होते हैं? लोहे के कण।
आप कभी देखते होंगे, आप कभी लोहे को अपने घर पर जैसे आप देख सकते हो किसी सरिये को, मान लो कोई लोहे का सरिया है, वो आपने सेफली अपने रूम में रखा हुआ है, ठीक है, उसको आपने आर्द्र यानी कि जल भी नहीं लगने दिया और आर्द्र वायु के साथ संपर्क भी नहीं होने दिया। समझ रहे हो बात? आर्द्र वायु यानी जो नमी युक्त जो वायु है, ऑक्सीजन की वायु है, वो भी उसको नहीं लगने दी और उस सरिये को आपने सेफली भी रखा है कि जिसको जल भी नहीं लगे। अगर उसके साथ में अगर आप उस सरिये को मिट्टी में डाल दो, ठीक है, वहाँ पर उसको जल मिल जाए और ऑक्सीजन भी मिल जाए, जल मिल जाए, ऑक्सीजन मिल जाए, तो उस सरिये के ऊपर जंग लग जाती है। क्या लग जाएगी? जंग लग जाएगी। और थोड़े दिनों के बाद आप उस सरिये को देखोगे तो उसके ऊपर एक पपड़ी सी आपको मिलेगी, वो पीले रंग की जो मिट्टी के दाने जैसी वो पपड़ी मिलेगी, वो सरिये को अपक्षयित कर दी गई है। ये मानो कि वो सरिया है वो अपक्षयित हो गया है। तो इसलिए हम कहते हैं, कभी आप देखते होंगे मकान बनाते हैं तो मकान के अंदर आप सरिया देते हो, वो सरिया आप 10 साल बाद में निकालोगे तो वैसा वैसा निकल जाएगा। लेकिन आप उस सरिये को अगर 10 दिन के लिए आप मिट्टी में डाल दो और वहाँ पे पानी मिल जाए उसको और ऑक्सीजन भी मिल जाए, तो वो सरिया आपको 15 दिन बाद में गला हुआ मिलेगा। तो यही क्रिया है कि इसको हम क्या कहते हैं? रासायनिक अपक्षय कहते हैं। क्या कहेंगे? रासायनिक अपक्षय। तो चट्टानें जो होती हैं, उसके अंदर लोहे की मात्रा होती है। आप लोहा देखते होंगे, ये लोहा आया कहाँ से? ये चट्टानों में अंश है। किसी चट्टान में सिलिका का अंश है, किसी चट्टान में एल्यूमिनियम है, किसी में मैग्नीशियम है, किसी में लोहा है। तो आप देखे होंगे पृथ्वी की आंतरिक जो संरचना हम पढ़ते हैं तो उसमें क्या पढ़ते हैं? सियाल, सिलिका, और जो सियाल की परत है उसमें एल्यूमिनियम है और सीमा की परत में सिलिका और मैग्नीशियम मिलता है, और जो निफे की परत है उसमें निकिल और फेरस मिलता है, यानी लोहा मिलता है। तो जो आंतरिक भाग से जो मैग्मा निकल करके आता है जिससे वो चट्टान बनी है, तो उसके अंदर धातु के जो कण होंगे वो लोहे के होंगे। तो उसको अगर वहाँ पे जल और आर्द्र वायु मिल जाएगी ऑक्सीजन के साथ मिली हुई, तो वहाँ पर उस जो चट्टान है वो यहाँ पे क्या होगी? रासायनिक अपक्षय की क्रिया में आ जाएगी, यानी उस पर जंग लग जाएगी। तो इससे क्या होगा? जो लोहे चट्टानें होती हैं वो भुरभुरी होकर के टूटती रहती हैं, यानी भुरभुरी हो जाएगी वो, और वो टूटना स्टार्ट हो जाएगी, जिसके कारण हम कह सकते हैं कि उष्ण व आर्द्र जो क्षेत्र होते हैं उसके अंदर ऑक्सीकरण की मात्रा जो होती है वो ज़्यादा होती है। यानी उष्ण आप कह सकते हैं कि जिसमें उसको तापमान भी मिलता रहे, सूर्य का प्रकाश भी मिलता रहे, आर्द्रता भी मिलती रहे ऑक्सीजन के साथ में, तो वहाँ पर उस चट्टानों में क्या होगी? भुरभुरी होकर के वो अपने आप ही टूटना स्टार्ट हो जाएगी। तो वहाँ पर जो क्रिया होगी वो रासायनिक अपक्षय क्रिया होगी। अगर हम बात करें सूर्यातप की, देखो यहाँ पे हमने चट्टान की बात की कि दिन में फैली और रात्रि में सिकुड़ी जिसके कारण टूटी, वो तो हो गया भौतिक अपक्षय। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं हम कि यहाँ पर जो जल के साथ में अगर उष्ण क्षेत्र होते हैं, आर्द्र क्षेत्र होते हैं, वहाँ पर जिस चट्टान में लोहे के तत्व होते हैं वहाँ पर उस लोहे के तत्वों में जंग आ जाता है, जिसके कारण वो भुरभुरी होकर के वो चट्टानें अपने आप ही टूटना स्टार्ट हो जाती है। तो वहाँ पर रासायनिक अपक्षय की क्रिया हो जाती है। समझ गए बात? दूसरा जो पॉइंट है अपना कार्बोनीकरण का पॉइंट है। दूसरा जो पॉइंट है वो कौन सा है? कार्बोनीकरण। कार्बोनीकरण का मतलब होता है यहाँ पे कार्बोनेशन का, कि जल में जो घुली हुई CO2 है यानी कार्बन डाइऑक्साइड है, वो अपने संपर्क में जो भी आने वाली चट्टानें हैं उनके खनिजों को कार्बोनेट में बदल देती है। ध्यान देना, जल में घुली हुई जो CO2 है यानी कार्बन डाइऑक्साइड है, वो अपने संपर्क में यानी जो भी उसके संपर्क में आता है वो CO2 या कार्बन डाइऑक्साइड के संपर्क में आता है, तो जिस चट्टान में जो खनिज है वो किस में बदल जाता है? कार्बोनेट में बदल जाता है। जिससे क्या होगा कि उसकी जो क्रिया होगी वो कार्बोनीकरण की क्रिया कहलाएगी। जैसे हम कह सकते हैं लोह सल्फाइड है या पाइराइट है, उसके ऊपर जो जलयुक्त जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका प्रभाव से क्या होगा? फिर लोहे में जो कार्बोनेट है तथा सल्फ्यूरिक अम्ल है वो बन जाते हैं वहाँ पे, और वो चूने का जो पत्थर जो होता है या साधारण जो चट्टान है वो जल द्वारा नहीं घुल पाती है, परंतु CO2 युक्त जो जल है वो उस चट्टान को या पत्थर को क्या कर देगा? कैल्शियम बाइकार्बोनेट में बदल देगा, जिसके कारण वो टूटती रहती है। ध्यान देना, वापस रिपीट कर रहा हूँ, ये कह रहे हैं कि जो कार्बोनीकरण की क्रिया है वो जल में घुली हुई CO2 से होती है।
जल में घुली हुई कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है उसके कारण कार्बोनीकरण होता है। ये कहते हैं सल्फाइड, जो लो सल्फाइड है या पायराइट जैसी जो युक्त चट्टान है जिसमें CO2 है, वो जल में घुला हुआ CO2 है, उसका प्रभाव सबसे ज़्यादा किस में पड़ता है? लो सल्फाइड की चट्टानों पे और पायराइट की चट्टानों पे। वहाँ पे देखते हैं तो सल्फ्यूरिक अम्ल में अगर वो बदल जाएगी, चूने पत्थर की जो भी साधारण चट्टान है वो जल के द्वारा क्या होगी, जल के रूप में तो घुल नहीं पाएगी, लेकिन उसमें अगर CO2 का प्रभाव हो जाएगा तो वहाँ पर वो क्या होगा, चूना पत्थर कैल्शियम बाइकार्बोनेट में बदल जाएगा। तो वहाँ पर उसका रासायनिकरण हुआ या नहीं हुआ? चूने का पत्थर था, साधारण जल द्वारा तो नहीं घुला, लेकिन अगर उसके ऊपर CO2 का जो जलयुक्त जो CO2 है उसका उस चूने पत्थर पर प्रभाव पड़ा तो वो चूना पत्थर किस में बदला? कैल्शियम बाइकार्बोनेट में बदल जाता है। तो इस प्रकार का जो कार्बोनीकरण की क्रिया होती है जहाँ पे रासायनिक अपक्षय होना जहाँ तय है, तो हम कह सकते हैं कि वो चट्टान अपने आप अपने स्तर पर ही टूटती फूटती रहती है, उसमें दरारें आ जाती है, यानी उसका दूसरे रूप में चेंज होना, ये कह सकते हैं हम। फिर हम कहते हैं जलयोजन, हाइड्रेशन की क्रिया जो होती है वो चट्टानों का जो संपर्क जब हम कहें तो जल से हो जाए, मान लो कोई भी चट्टान है उसका संपर्क किससे हो जाए? जल से हो जाए, तो जल ही जो हाइड्रोजन से, अगर चट्टानों से के जो खनिज है उनमें हाइड्रोजन की क्रिया हो जाती है, जो खनिज होते हैं उनमें हाइड्रोजन की, चट्टानों से जैसे जल की क्रिया होती है हाइड्रोजन की, तो उसके साथ खनिज मिल जाएंगे तो वहाँ पर वो हाइड्रोजन की क्रिया हो जाएगी। तो उससे क्या होगा कि उसका रंग चेंज हो जाएगा या उसका कोई भी रूप है वो परिवर्तित हो जाएगा, तो रासायनिक अपक्षय वहाँ पे अपने को देखने को मिल सकता है। जो चट्टान के जल से अगर हम बात करें, जो भी चट्टानें हैं वो चट्टानें जैसे खानों पर उनकी जो आयतन है उस आयतन में वहाँ पर जलयोजन की क्रिया होगी तो आयतन में प्रभाव पड़ेगा, यानी कभी कभी जल से जो चट्टानें हैं वो अत्यंत दुगुना रूप धारण कर लेती हैं। जो चट्टानें हैं वो किसी भी चट्टान को मान सकते हो, जलयोजन की क्रिया से कोई चट्टान किसी जल को ग्रहण कर लेती है। मानो कोई पत्थर है, आप एग्जाम्पल के रूप में ले सकते हो, कोई चट्टान का पत्थर है, उस पत्थर में आप किसी जल को अगर वहाँ पे डालोगे तो वो उसका अवशोषण कर लेगा, वो उसके अंदर समा जाएगा, तो थोड़े दिनों बाद में वो आपको फूलता हुआ नज़र आ जाएगा, तो वहाँ पे जलयोजन की क्रिया होती है। जैसे आपको बताएं फॉर एग्जाम्पल, आपके घर में कोई ऐसी ईंट हो या ऐसी जो कमज़ोर ईंट हो जिसके अंदर आप अगर पानी डालते रहोगे तो उस ईंट में इतना पानी यानी हाइड्रोजन की क्रिया हो जाएगी कि वो ईंट है वो फूलना स्टार्ट हो जाएगी। आप देखते होंगे, कभी देखते होंगे, घर में देखा होगा, तो घर वाले कहते हैं कि ये ईंट कमज़ोर है, ये पकी हुई नहीं है, ये कमज़ोर ईंट के कारण ये पानी डालते ही ये फूल जाती है। वहाँ पर वो क्रिया जो होगी वो रासायनिक अपक्षय की जो जलयोजन की क्रिया होगी, यानी वो पानी को समा तो लेगी लेकिन पानी से उसका आयतन क्या हो जाएगा? दुगुना हो जाएगा। ठीक है, तो वो दुगुना होने से क्या होगा, वो उसमें जिप्सम की जो रचना होगी हाइड्रेशन से होती है। जिप्सम की जो रचना होती है उस प्रकार की चट्टानों में वो हाइड्रेशन की यानी जल के ग्रहण करने की क्रिया से होती है। तो हम कह सकते हैं वहाँ पे जलयोजन की क्रिया होती है, तो वहाँ पे वो ईंट कमज़ोर हो जाएगी और टूट जाएगी, तो वहाँ पर जो क्रिया हुई वो रासायनिक अपक्षय की क्रिया मानी जाती है। तो ये हम कह सकते हैं पहले ऑक्सीकरण की क्रिया, दूसरी हम कार्बोनीकरण की क्रिया, जलयोजन की क्रिया, और चौथा पॉइंट जो अपना था वो कौन सा था? सिलिका का पृथक्करण। सिलिका का जो पृथक्करण हम माने वो कहते हैं कि जो अनेक चट्टानें होती हैं वो सिलिका की मात्रा लिए हुए होती हैं, यानी किसी में सिलिका की मात्रा अधिक होती है। तो जल द्वारा जो हम बात करें रासायनिक विधि की, तो उससे सिलिका जो चट्टानें होती हैं वो सिलिका उससे क्या हो जाएगी, फिर अलग हो जाएगी, यानी वो अगर हम जल उसके संपर्क में लाएंगे रासायनिक विधि के द्वारा, अगर वो जल के संपर्क में आएगी तो उससे सिलिका अलग हो जाएगी और सिलिका जो चट्टान है वो अलग हो जाएगी, तो वहाँ पर रासायनिकरण की क्रिया हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर ये तो बात हो गई आपकी इस रासायनिक अपक्षय की। इसके बाद हम बात करते हैं जैवीय या प्राणी वर्गीय अपक्षय। लास्ट अपक्षय अपना जो वेदरिंग है जैवीय या प्राणी वर्गीय, जिसमें हमने 3 बातें की थी। एक तो यहाँ पे बात की हमने वनस्पति की, किसकी बात की? वनस्पति की बात की। एक हमने की यहाँ पे जीव जंतुओं की, और एक बात की हमने मानव की। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो क्रिया है
वनस्पति की, इसमें विघटन और वियोजन दोनों होते हैं। यहाँ पे आप भौतिक कारक के रूप में भी देख सकते हो और यहाँ पे रासायनिक क्रिया के माध्यम से भी आप देख सकते हो। तो अगर यहाँ पे बात करें हम वनस्पति की, जीव जंतुओं की, तो दोनों चट्टानों के विघटन और वियोजन दोनों में सहयोग करते हैं। यहाँ पे बिल में रहने वाले जो जीव जंतु होते हैं वो पृथ्वी को खोद करके ढीली करते रहते हैं, ये तो भौतिक रूप में हम कह सकते हैं, ठीक है। केंचुआ जो होता है वो जैविक अपक्षय में होता है, जबकि सर्वाधिक जो प्रभावशाली होता है केंचुआ जो होता है वो खाद को किस में बदल देगा, चूर्ण रूप में बदल देगा। तो वो यहाँ पे क्या करेगा, अपक्षय ही करता है। किसी भी, मान लो आप गोबर की खाद है, उसके अंदर आप उस गोबर के अंदर केंचुआ के डाल दो, तो केंचुआ उसको मिट्टी के रूप में आपको दाने दाने करके दे देगा। अपने स्थान पे टूटने फूटने की क्रिया हुई, तो ये इसमें किसका हाथ है, जीव जंतुओं का है। वनस्पति की बात करें तो वनस्पति, कोई पेड़ उग रहा है तो उसकी जो जड़ें जाएंगी धरती के अंदर, अगर जड़ें जाती हैं या चट्टानी रूप है उस जगह पर, तो उसकी जड़ें अपनी जगह बनाती हुई चलेगी। तो वो अगर चट्टान के अंदर प्रवेश करेगी तो वहाँ पर उस चट्टान को फाड़ देगी, तो वहाँ पे दरारी रूप जो होगा जिसके कारण वो चट्टान है वो टुकड़ों में टूट जाएगी, यानी अपक्षय हो गया, उसका अपने स्थान पर टूटना फूटना हो गया। तो वहाँ पर इस वनस्पति का भी हाथ होता है। यहाँ पे अगर हम बात करें दो चट्टानों में जो दरार होती है वो वनस्पति के कारण भी मानी जा सकती हैं। फिर हम बात करते हैं मानव की, तो मानव सबसे महत्वपूर्ण हाथ होता है मानव का इस अपक्षय की क्रिया के कारण। यहाँ पे इनके द्वारा जो किए गए जो क्रिया विधि हैं उनके माध्यम से भी यहाँ पे अपक्षय होता रहता है। जैसे कोई भी परिवहन का साधन है, ट्रेन वगैरह चलती हैं, अगर वो जिस जगह से गुजरती हैं वहाँ पे कंपन की क्रिया होती है और उस कंपन के माध्यम से भी किसी चट्टान में दरारी भाग आ सकता है और वहाँ पर उस दरारी भाग आने से वहाँ पर अपक्षय की क्रिया हो सकती है। तो यहाँ पे हमने इस जैविक या प्राणी वर्ग की जो अपक्षय है इसकी हमने चर्चा कर ली है। यहाँ पर अपक्षय के बारे में हमने देखा, सबसे पहले हमने भौतिक अपक्षय पढ़ा जिसमें सूर्यतप को देखा, दाब को देखा, वायु को देखा और तुषार या पाला को देखा। वायु के साथ में तापमान की भी बात की हमने, ठीक है। रासायनिक अपक्षय में हमने ऑक्सीकरण की भी बात की, हमने कार्बोनीकरण की बात की, जलयोजन की बात की, सिलिका का पृथक्करण की भी बात हमने की है। फिर जैविक या प्राणी वर्ग की जो अपक्षय है इसके अंदर हमने वनस्पति की बात बताई, जीव जंतुओं की बात बताई और मानव की बात बताई है। तो यहाँ पर इतने करने के बाद में ये टॉपिक यहाँ पे समाप्त होता है, ठीक है। इसके बाद में आएगा अपना अपर्दन वाला टॉपिक, जो अपर्दन चक्र की जो संकल्पनाएँ हैं, यानी ये अपर्दन में हम जो लेते थे, देखिए यहाँ पे हमने दो बातें की थी। हमने क्या पढ़ा था, हमने अंतर्जात और बहिर्जात बल पढ़े थे। क्या पढ़े थे, अंतर्जात बल भू संचलन के अंदर, ठीक है। एक पढ़ा हमने बहिर्जात बल, बहिर्जात बल। अंतर्जात जो बल होते हैं इसके अंदर हमने आकस्मिक और मंद गति से होने वाले जो बल होते हैं उनके बारे में चर्चा की। बहिर्जात में हमने यहाँ पे दो प्रकार के क्रिया देखी, किसमें, अनाच्छादन में, अनाच्छादन और निक्षेपण। दूसरा क्या है, निक्षेपण की क्रिया, डिपोजिशन। यहाँ पे हमने अनाच्छादन को दो तरीके से पढ़ा है, एक तो यहाँ पे पढ़ा अपक्षय और एक अपर्दन पढ़ा। अपक्षय को हमने तीन भागों में बांट लिया है, भौतिक, रासायनिक और प्राणी वर्गीय अपक्षय है, ठीक है। अपर्दन जो पढ़ेंगे हम, ध्यान देना इस बात पे, अपर्दन जब अब पढ़ने जा रहे हैं पहले हम अपर्दन चक्र की संकल्पना पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, अपर्दन चक्र की संकल्पना पढ़ेंगे, चक्र की संकल्पना, ठीक है। इसके अंदर हम दो विद्वानों की बातें करेंगे, एक तो हम बात करेंगे डेविस की, किसकी बात करेंगे, डेविस की अपर्दन चक्र की संकल्पना, और एक करेंगे हम पेंक की। दोनों ही इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम की दृष्टि से, ठीक है। इनकी बातें कर लेंगे। फिर हम जो अपर्दन जो होता है, यानी इसके अंदर हमने जो किया था, एक तो बहता हुआ जल की बात करेंगे, बहता जल। इसके बाद हम इसके अंदर वायु की बात करेंगे, इसके अंदर हम हिमानी की बात करेंगे, सागरीय लहरों की बात करेंगे, लहरों की, ठीक है। इसमें हम परिहिमानी की बात करेंगे, परिहिमानी। तो इनकी भी हम चर्चाएं करेंगे। ध्यान देना,
यहाँ पे जो हम अपर्दन अब पढ़ने जा रहे हैं इसके अंदर खूब टॉपिक है, जिसमें डेविस और पेंग की जो संकल्पना है, अपर्दन चक्र की संकल्पना है, जिसकी भी हम बातें करेंगे। और हम इसके बहता हुआ जल, वायु, हिमानी और सागरीय लहरों की भी हमने चर्चा करनी है। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे अब अपर्दन चक्र की संकल्पना। क्या पढ़ेंगे हम? इरोजन प्रोसेस। ठीक है, यहाँ पे अपर्दन चक्र की संकल्पना। आज के लिए इतना ही करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में बातें करेंगे। थैंक यू।